नमस्कार दोस्तों, मैं स्टनर प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी के बारे में। पीएचडी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसमें एडमिशन लेते हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और कब इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आज की हमारा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पीएचडी होती क्या है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट। कह सकते हैं कि सबसे ये शिक्षा जगत की सबसे सर्वोच्च डिग्री होती है। एक गहन और एक लंबी शोध है। इसमें आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक टॉपिक चूज करते हो और एक कम से कम 3 से 5 साल तक एक लंबा शोध चलता है और आप एक बेहतर परिणाम के साथ एक टॉपिक में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो पीएचडी में एडमिशन लेने की एकेडमिक जो कॉमन क्वालिफिकेशन है वो होती है पीजी। जिस भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है उस सब्जेक्ट के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए पास होने चाहिए और एमए में लगभग आपका 55% नंबर होना चाहिए। कुछ कंडीशन में 50% भी है। ये हालांकि शुरू में परसेंटेज की कोई ऐसी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब चूंकि हो गई है क्योंकि पीएचडी के बाद या फिर पीएचडी के साथ अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर जाकर के आपका ये परसेंटेज क्राइटेरिया बहुत डिमांड करता है। इसलिए 55% के साथ आप एमए पास होने चाहिए। ये तो एक सामान्य एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई। अब हम इसके बेसिक जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात करें तो आप यूजीसी नेट पास होने चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आप पीजी हो और उसी सब्जेक्ट में आप नेट पास हो। ये ऑल इंडिया पूरे इंडिया में आप ये एलिजिबल होता है। इसके अलावा कुछ जो स्टेट होते हैं वो अपना स्टेट सेट करवाते हैं। तो अगर आप नेट नहीं है और स्टेट सेट पास हैं तो आप इसके थ्रू भी उस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो एमफिल आफ्टर एमफिल के बाद भी पीएचडी के लिए एनरोल करवाती हैं। तो यदि आप नेट हो, सेट हो या एमफिल हो तो उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरी जो इम्पोर्टेंट कि कहाँ आवेदन करना चाहिए। तो सभी विश्वविद्यालय जितने भी भारत में विश्वविद्यालय है, इसके साथ ही मुक्त विश्वविद्यालयों में भी पीएचडी के एडमिशन होते हैं। सभी विश्वविद्यालय समय समय पर अपनी सीट निकालते हैं और उस पर एडमिशन लेते हैं। उसमें बाकायदा वो एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसमें वो एडमिशन लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में भी कुछ जगहों पर नेट और जेआरएफ को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो पूरी तरीके से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि वो पहले रिटन लेते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और तीसरे में एक वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी मतलब नेट सेट या एमफिल तीनों में से कुछ भी आप किए हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। और हाँ, यहाँ मैं एक बात जरूर आपको कर दूं कि बहुत कंफ्यूजन होता है कि नेट पास होने के बाद क्या हम पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, मतलब नेट अगर हमने पास कर लिया तो क्या हम पीएचडी कर सकते हैं सीधे। तो ऐसा नहीं है कि आप नेट पास करने के साथ ही पीएचडी में कहीं भी आपको मिल जाएगी सीट। नेट पास करने के बाद भी आपको हर यूनिवर्सिटी में, हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम या अलग अलग आवेदन करना होगा। उसके बाद ही आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होता है। सीधे नेट पास करने के बाद एनरोलमेंट नहीं होता है। आपको पीएचडी में एनरोल होने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब जो आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात पे कि फीस क्या होती है पीएचडी की। तो पीएचडी की जो फीस होती है वो वैसे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है, लेकिन एक जो कॉमन रेंज है वो है 10 से 15 हज़ार पर ईयर के हिसाब से। वैसे ये फीस ज़्यादा ही लगती है, लेकिन चूंकि पीएचडी में फेलोशिप मिलती है तो उसके ये फीस जो है वो बर्डन नहीं क्रिएट करती है। आप अपने फेलोशिप में से ही आप फीस जमा कर सकते हैं। अब हम फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप जो है वो अगर आप नेट और जेआरएफ पास हैं तो आपको यूजीसी के मानक के अकॉर्डिंग 35,000 प्लस की फेलोशिप मिलती है। लेकिन अगर आप जेआरएफ पास नहीं हैं, आप केवल नेट हैं या एमफिल के बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना मानक है। लगभग 10 से 12 हज़ार तक की फेलोशिप हर यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो दे। तो अब बात करते हैं हम टाइमिंग, कितना टाइम पीरियड का ये कोर्स होता है।
तो पीएचडी अब आज के जो लेटेस्ट मानक है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिमम 3 साल तक, जो कि पहले जो था वो 2 साल था, अब उसको बढ़ा दिया गया है कि आप मिनिमम 3 साल तक और मैक्सिमम आप 5 साल तक पीएचडी कर सकते हैं। मतलब 3 से 5 साल के बीच में आप कभी भी अपनी थीसिस जमा कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया तो डिसाइड कर दिया है, मैक्सिमम 5 है, लेकिन ये जो 5 साल है वो भी कुछ कंडीशन में आप बढ़ा सकते हैं, उसके भी कुछ एक्सटेंशन मिलता है 6-6 महीने की, लेकिन सामान्य तौर पे 5 साल में ही अगर आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर इसके बाद अगर आपको पीएचडी बढ़ानी होती है, टाइम पीरियड और लेना होता है, तो उसके लिए एक बाकायदा यूनिवर्सिटी में फॉर्मली आवेदन करना होता है, जिसके बाद आपको 6-6 महीने का एक्सटेंशन अलग से मिलता है। उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको गाइड अलॉट होता है। यूनिवर्सिटी आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिस टॉपिक पे आपने जो टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी गाइड बेस्ट होता है उस टॉपिक पर, वो गाइड आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। हालांकि यहाँ पे ये इतनी छूट होती है कि आप अपना भी एक नाम सजेस्ट कर सकते हैं उस बोर्ड को, और अगर कोई प्रोफेसर चाहता है किसी भी बच्चे के साथ काम करना, या फिर अगर कोई प्रोफेसर चाहता है उस टॉपिक पर काम करवाना, तो प्रोफेसर भी अपनी राय अपने बच्चों को चूज कर सकता है। ये छूट होती है। तो गाइड मिल जाता है, तो गाइड मिलने के बाद आपका टॉपिक अलॉटमेंट होता है। टॉपिक अलॉटमेंट के लिए बाकायदा पूरी मीटिंग होती है, आरडीसी की एक फॉर्मली मीटिंग होती है। इसके बाद आपको टॉपिक अलॉट होता है। टॉपिक अलॉट होने के बाद जो है वो रिसर्च की प्रक्रिया यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको आपके गाइड के साथ तादाद में बैठाते हुए पूरा रिसर्च कंप्लीट होता है। इसमें भी छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो वन बाय वन कुछ स्टेप होते हैं, जो ऊपर ईयर आपको रिसर्च आपने कितना लिखा है इस पे डिस्कस करना पड़ता है। मीटिंग्स होती है और आपकी फेलोशिप भी बीच बीच में मिलती है। तो फेलोशिप का मैं बता दूं, जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है यूनिवर्सिटी में, उस डेट से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब आप जितना भी समय अपने पीएचडी के लिए, अपने रिसर्च के लिए ले रहे हैं, मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम में, उसके बीच में आप अपनी थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं। थीसिस कंप्लीट करने के बाद भी थीसिस कंप्लीट होने के बाद भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। शुरुआत में जैसे आपको शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल जो इंटरव्यू के समय बनाना होता है, अपने टॉपिक अलॉटमेंट के समय बनाना होता है। लास्ट में सिनॉप्सिस बनाना होता है। फाइनल थीसिस जमा करने से पहले एक प्री सिनॉप्सिस जमा करनी होती है। उसके बाद फाइनल थीसिस जमा करने के बाद भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। चूंकि आज के वीडियो में हम बस पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी जो कुछ बातें थी जो पीएचडी में एडमिशन करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, या जो सामान्य प्रोसेस होता है पीएचडी में एडमिशन लेने का। और भी इसमें भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसपे हम जल्द ही अलग अलग वीडियो लेकर आने वाले हैं, कि जैसे टॉपिक कैसे चूज करना चाहिए, शोध प्रस्ताव जो रिसर्च प्रपोजल होता है जिसको सिनॉप्सिस भी कहते हैं, वो कैसे बनाना चाहिए, गाइड कैसे अलॉटमेंट होता है, आरडीसी की मीटिंग्स कैसे होती हैं। ये इस सब टॉपिक पर हम अलग से भी वीडियो लेकर के आएंगे। और आप सबके भी जितने भी प्रश्न जो छूट गए हैं इस वीडियो में, जो जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि हम अगली जो भी वीडियो लेकर के आए वो आपके सारे प्रश्नों के जवाब के साथ आपको मिले। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो पीएचडी में एडमिशन लेने के पहले जिनकी जानकारी होनी चाहिए। और हम जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सभी छात्रों को मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।